बांग्लादेश जल रहा है और वहां हिंदुओं पर हो रहे हमलों, अत्याचारों की आग भारत में भी गुस्सा भड़का रही है। सवाल है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार कर क्या रही है। नमस्कार, मैं हूं रिचा अनिरुद्ध और आपके लिए लेकर आई हूं खबरें अनकही। आज हम बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर मचे बवाल की। मैं विस्तार से आपको समझाऊंगी पूरा मामला। चर्चा होगी बांग्लादेश की और हम समझेंगे कि क्यों उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए हैं और क्यों मौत के बाद भी खतरनाक है हादी। आज हम समझेंगे कि क्यों राहुल गांधी विदेश जाकर भारत और भारतीय संस्थाओं का नाम खराब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अरे घर की शिकायत घर में कीजिए ना, देश के बाहर जाकर क्यों करनी है, किससे करनी है। और मैं बताऊंगी आपको इजराइल के एक ऐसे बड़े कदम के बारे में जिससे ट्रंप के पीस प्लान को लग सकता है झटका। तो शुरू करते हैं खबरों को सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि समझने का सिलसिला। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक, देश की सबसे पुरानी, करीब 2 से 2.5 अरब वर्षों पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर इन दिनों पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। वही पुरानी पहाड़ियां जो दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई हैं। ये पहाड़ खतरे में हैं और इन्हें बचाने को लेकर आम जनता सड़कों पर है। पर यह खतरा अचानक हुआ क्यों? क्योंकि एक नई परिभाषा आई है इनकी, एक ऐसा फॉर्मूला जो तय करेगा कि कौन सी पहाड़ी बचेगी और कौन सी खनन की वजह से खत्म हो जाएगी। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हर तरफ तनाव है, सड़कों पर विरोध हो रहा है और सोशल मीडिया पर सेव अरावली कैंपेन चल रहा है। आखिर ये संकट आया कैसे और इसका असर हम पर कैसे पड़ेगा? तो चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि अरावली है क्या। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो करीब 700 किलोमीटर तक फैली हुई है, गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है बल्कि दिल्ली एनसीआर का अदृश्य प्रहरी है। ये पहाड़ियां थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं, चंबल, साबरमती, लूड़ी जैसी नदियों का स्रोत है, भूजल को रिचार्ज करती हैं, जंगलों और जानवरों को घर देती हैं और सबसे बड़ी बात, करोड़ों लोगों को सांस लेने लायक हवा देती है। सोचिए, अगर ये पहाड़ नहीं होते तो राजस्थान की रेत सीधे दिल्ली तक पहुंच जाती, देश की राजधानी भी रेगिस्तान बन जाती। अब चलते हैं विवाद वाले हिस्से पर, जिसकी शुरुआत हुई आज से करीब 35 साल पहले। 90 के दशक में हरियाणा के कोट और आलमपुर इलाके में अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन की शिकायतें आने लगी। पत्थर और खनिज निकालने का काम धड़ल्ले से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी सीईसी को सौंपी। कमेटी ने जांच की तो पता चला कि खनन से पहाड़ियां खत्म हो रही हैं, पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। फिर अक्टूबर 2002 में सीईसी ने बड़ा फैसला लिया। हरियाणा और राजस्थान में अरावली में खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। ये एक जरूरी कदम था, लेकिन असली संघर्ष इसके बाद शुरू हुआ। राजस्थान की तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार के सामने दिक्कतें आईं। खनन पर पूरी तरह रोक लगाने से राज्य की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा था और खनन लॉबी भी दबाव बना रही थी। तो 2003 में राजस्थान सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसने एक फॉर्मूला निकाला जिसके मुताबिक समुद्र तल से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा और 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली नहीं माना जाएगा। मतलब वहां खनन हो सकता है, लेकिन यह फॉर्मूला विवादास्पद साबित हुआ क्योंकि इससे अरावली के कई इलाके अचानक खनन के लिए खुल गए। पर्यावरण से जुड़े लोग इसके खिलाफ उठ खड़े हुए। बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम की संस्था ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया। अप्रैल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सख्ती दिखाई, नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना एनवायरमेंटल असेसमेंट के खनन नहीं हो सकता। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पर्यावरणविदों के लिए यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 19 साल बाद मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी अरावली रेंज में खनन पट्टे देने और रिन्यू करने पर रोक लगाई। सीईसी को एक रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया। सीईसी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें दी। संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व्स, वेटलैंड्स और एनसीआर में माइनिंग पर पूरी पाबंदी, स्टोन क्रशिंग यूनिट्स पर सख्त नियंत्रण,
और नए पट्टे तब तक नहीं जब तक पूरी मैपिंग और इंपैक्ट असेसमेंट ना हो जाए। लेकिन नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब दाखिल किया। इसमें उसी पुराने गहलोत सरकार वाले फॉर्मूले को अपनाया गया कि 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ी ही अरावली मानी जाएगी और ऐसी दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर तक का क्षेत्र संरक्षित रहेगा। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा को पूरे अरावली क्षेत्र में लागू कर दिया और यहीं से शुरू हुआ नया विवाद। अब सवाल है कि इस फैसले में दिक्कत क्या है? पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से अरावली का लगभग 91.3% पहाड़ी क्षेत्र कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी एफएसआई ने 10,000 पहाड़ियों को अरावली बताया था, लेकिन अगर 100 मीटर का फॉर्मूला लागू हुआ तो इनमें से ज्यादातर संरक्षित क्षेत्र के बाहर चली जाएंगी। अब पर्यावरणविद इसे अरावली के लिए डेथ वारंट कह रहे हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ भौगोलिक सीमा का बदलाव नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत के लिए खतरा है। अगर अरावली की ये छोटी पहाड़ियां नष्ट हो गई तो क्या होगा? सोचिए, थार का रेगिस्तान तेजी से पूर्व की तरफ बढ़ेगा, राजस्थान के बड़े हिस्से रेगिस्तान में बदल सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में जल संकट गहराएगा। अरावली भूजल को रिचार्ज करती है, इसके नष्ट होने से पानी की किल्लत और बढ़ेगी। अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह है जो दिल्ली को कई खतरों से बचाती है। इसके हटने से एयर क्वालिटी और खराब होगी, जो कि पहले से ही कितनी खराब है ये बात अब किसी से छुपी तो है नहीं। चंबल, साबरमती, लूनी जैसी नदियां अरावली से निकलती हैं। इन पहाड़ों के नष्ट होने से वाटर रिसोर्सेज खत्म होंगे। हजारों प्रजातियां अरावली में रहती हैं, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। इसीलिए राजस्थान से लेकर हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक हर जगह चिंता है। यह सिर्फ एक राज्य का नहीं, पूरे रीजन का मामला बन गया है। इस फैसले का विरोध पूरे उत्तर भारत में हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है। राजस्थान के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। पर्यावरण संगठन सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि इस फैसले को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। तो सुनिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं। कुछ हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी भ्रामक ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, एनसीआर रीजन में माइनिंग अलाउ ही नहीं है। एनसीआर का अर्थ हो गया दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह और जहां तक अलवर का एनसीआर लगता है। तो जब एनसीआर रीजन में माइनिंग ही अलाउ नहीं है तो उनका तथ्य ही झूठा है। दूसरा, ये डेफिनेशन आने के बाद भी इस निर्णय में ही ये कहा गया है कि अभी कोई नई माइनिंग लीज ही नहीं दी जाएगी। ये मामला अब राजनीतिक भी बन चुका है। एक तरफ खनन लॉबी है जो राजस्थान और हरियाणा में बहुत मजबूत है, दूसरी तरफ पर्यावरण संगठन जैसे बंधुआ मुक्ति मोर्चा और दूसरे एनजीओज हैं जो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। कानूनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि मामला भी लंबा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की जा सकती है। सरकार को अपना पक्ष और साफ करना होगा और सबसे जरूरी बात यह है कि जमीन पर किसी भी फैसले को लागू कैसे किया जाएगा यह भी देखना होगा। पर्यावरणविदों की चेतावनी साफ है कि अगर हम अरावली बचाने में नाकाम रहे तो इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। सवाल सिर्फ पहाड़ों का नहीं है, बल्कि पानी, हवा और मिट्टी का भी है। अरावली पर्वत श्रृंखला करीब 200 से 250 करोड़ साल पुरानी है। जब ये पहाड़ बने थे तब हिमालय भी नहीं था, गंगा नदी भी नहीं थी, दुनिया आज की तरह महाद्वीपों में बटी भी नहीं थी। अरावली का निर्माण प्रोटेरोजोइक युग में हुआ, जिसे प्रागजीवी महाकल्प भी कहा जाता है, जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई। इस टकराव से चट्टानें मुड़ी, दबाव बना और धीरे धीरे पहाड़ ऊपर उठे। करोड़ों सालों में इरोजन और मौसम के बदलाव की वजह से इनकी ऊंचाई घट गई, लेकिन आज भी ये करीब 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। इतिहास में अरावली ने राजस्थान की रक्षा की है। मध्यकाल में महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने इन्हीं दुर्गम पहाड़ों में छुपकर मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध लड़े। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जैसे मशहूर किले अरावली की इन्हीं पहाड़ियों पर बने हैं। सदियों से भील जनजाति इन पहाड़ों के आसपास रहती आई है। अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संस्कृति और पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है।
लेकिन हमारे देश की ये धरोहर आज खतरे में है। सवाल है, विकास और पर्यावरण के बीच तालमेल कैसे बनाएं? जीवन रक्षक पहाड़ों को खनन से नष्ट करके पैसा कमाना कहां तक उचित है? पर्यावरण के बिना भविष्य कैसे होगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ कोर्ट या सरकार नहीं बल्कि हम सबको मिलकर ढूंढना होगा, क्योंकि अरावली का भविष्य हमारा भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य है, इस देश का भविष्य है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? हमें लिखकर अपनी राय जरूर भेजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाया जाए, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपना क्या योगदान दे सकते हैं, ये भी सोचिए। खबरें अनकही में बात करते हैं बांग्लादेश की। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो शायद आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। सड़कों पर आगजनी, मीडिया दफ्तरों पर हमले और बेकाबू भीड़। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश फिर से एक वैचारिक आग में जल रहा है। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रही हूं वो सिर्फ हिंसा की खबर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक बात है। जो लोग सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, जो भीड़ मीडिया के दफ्तरों को निशाना बना रही है, वो अचानक गुस्से में आए लोग नहीं है। ये सब एक बहुत सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। शेख हसीना की पार्टी के नेता मोहम्मद अली अराफात ने एक्स पर पोस्ट किया और उसके साथ में एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उस्मान हादी के समर्थक ने जोश जोश में अपना पूरा प्लान बता दिया। अराफात ने लिखा, वीडियो में इस कट्टरपंथी इस्लामिस्ट की टिप्पणी को सुनिए। वो इस बात पर अफसोस जता रहा है कि 5 अगस्त के फौरन बाद प्रथम आलो और डेली स्टार न्यूज के दफ्तरों में आग नहीं लगा पाए। फिर वो गर्व से दावा करता है कि उसने और उसके लोगों ने उस्मान हादी के मार्गदर्शन में काम किया है। साथ ही वो ये भी बता रहा है कि मीडिया दफ्तरों में आग लगाने के बाद वो लोग धनमंडी 32 में मौजूद बंग बंधु आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ढाका में स्थित बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक निवास को बंग बंधु निवास कहते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे युवाओं के दिमाग में जहर भरा जा रहा है या भर चुका है। यहां सबसे बड़ा सवाल मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर उठता है। मोहम्मद अली अराफात ने आरोप लगाया कि यूनुस की सरकार ने इन उन्मादियों को रोकने के बजाय उन्हें एक्टिव होने का मौका दिया। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार की चुप्पी ने ही इन दंगाइयों के हौसले बढ़ाए। जब प्रशासन आंखें बंद कर लेता है तो सड़कें ऐसे ही जलती हैं। इस पूरी कहानी का मुख्य किरदार है उस्मान हादी, जो इंकलाब मंच का प्रवक्ता और एक कट्टरपंथी छात्र नेता था। 2024 के तख्ता पलट में इसने बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। 12 दिसंबर को उसे ढाका में गोली मारी गई और 18 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। लेकिन चिंता की बात यह है कि उसके समर्थकों ने उसे शहीद बना दिया। उसका जाना शांति लाने के बजाय एक तूफान ले आया। जैसा कि उस्मान हादी के समर्थक ने उस वीडियो में बताया कि वो उसके बताए रास्ते पर चल रहा है, और यही वो खतरा है। एक इंसान मर सकता है, लेकिन नफरत का विचार आसानी से नहीं मरता। हादी के पुराने वीडियो अब और भी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जो जलती हुई आग में घी का काम कर रहे हैं। हादी की विचारधारा असहमति को देश से गद्दारी मानती है और सवाल उठाने वालों को दुश्मन। इसी का नतीजा है कि हादी के समर्थकों ने मीडिया संस्थानों को पहले निशाना बनाया, ताकि डर और अराजकता के बीच उनकी मुखर आवाजें खामोश हो जाएं। बांग्लादेश की हिंसा में आर्मी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आमतौर पर जब देश में ऐसे दंगे होते हैं तो सेना सड़कों पर उतरती है, जैसा कि 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान शेख हसीना ने आर्मी को सड़कों पर उतार दिया था। लेकिन इस बार की हिंसा में सैनिक सड़क पर तो हैं, लेकिन उनकी भूमिका सक्रिय नहीं है। अराफात ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें उन्मादी ने खुद कहा कि जब वो मीडिया हाउस को आग लगाने पहुंचे तो वहां आर्मी भी आ गई, लेकिन आर्मी ने उन्हें रोका नहीं, और इसके लिए वो आर्मी की तारीफ कर रहा है। तो क्या वाकई बांग्लादेश की आर्मी ने दंगाइयों के सामने घुटने टेक दिए हैं? अब सवाल है कि इतना सब करके लोग हासिल क्या करना चाहते हैं? इनका मकसद सिर्फ सरकार गिराना या बनाना नहीं है, ये बांग्लादेश की आत्मा को बदलना चाहते हैं। जो लोग सड़कों पर हैं वो बांग्लादेश के सेक्युलर ढांचे को पूरी तरह खत्म करके एक कट्टर इस्लामिक सिस्टम लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मीडिया सिर्फ उनकी भाषा बोले और लोकतंत्र की बात करने वाले हमेशा के लिए खामोश हो जाएं। अगर इन विचारों को चुनौती नहीं मिली और कानून व्यवस्था के साथ ही लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा नहीं की गई तो हालात और खराब होंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं है। जब पड़ोस के घर में आग लगती है तो उसकी तपिश हमें भी महसूस होती है, और ये हो भी रहा है।
बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या को लेकर दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। उस्मान हादी जैसे किरदारों का हीरो बनना और सरकार, प्रशासन, आर्मी का दंगाइयों के सामने सरेंडर कर देना, ये बताता है कि वहां का लोकतंत्र वेंटिलेटर पर है। हमें और पूरी दुनिया को अभी देखना होगा कि क्या बांग्लादेश इस कट्टरपंथ की आंधी से खुद को बचा पाएगा या ये लपटें पूरे एशिया को झुलसाएंगी। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? अपनी राय मुझे लिखकर जरूर भेजें। हमारे भारत देश में एक तरह का संस्कार है जो हर बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है। चाहे हम घर के अंदर आपस में कितना भी लड़ लें, लेकिन घर के बाहर यही दिखाते हैं कि हम सब साथ साथ हैं। लेकिन शायद राहुल गांधी इस संस्कार में यकीन नहीं रखते, तभी तो बार बार विदेशों में जाकर भारत विरोधी बयान देते हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने जर्मनी में एक और विवादित बयान दिया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं अब आजाद नहीं रही। उन्होंने जांच एजेंसियों को भी कटघरे में खड़ा किया। तो पहले सुनिए कांग्रेस सांसद क्या कह रहे हैं। We fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer zero. Right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. राहुल गांधी अपने ही देश की जांच एजेंसियों और अपने ही देश के लोकतंत्र पर विदेशी मंच से सवाल क्यों उठाते हैं? क्या उन्हें भारत के खुले मंचों पर, संसद में या रैलियों में बोलने की आजादी नहीं है? या फिर विदेश जाकर ये बातें कहने के पीछे कोई और रणनीति है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का एक पैटर्न बन गया है। जब भी वो देश से बाहर जाते हैं, भारत के लोकतंत्र और संस्थाओं पर खतरे की घंटी जरूर बजाते हैं। अभी हाल की बात लीजिए, अक्टूबर 2025 में, यानी जर्मनी जाने से 2 महीने पहले वो कोलंबिया गए थे। वहां उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में कहा कि भारत में लोकतंत्र पर सिस्टमैटिक अटैक यानी सुनियोजित हमला देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। थोड़ा और पीछे चलें, सितंबर 2024 में जब वो अमेरिका गए थे तो वहां भी काफी बवाल हुआ था। वहां उन्होंने सिखों और अल्पसंख्यकों को लेकर ऐसे बयान दिए थे जिनसे वो भारत में अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी पर सवाल उठा रहे थे। और आपको याद होगा मार्च 2023 का वो ब्रिटेन दौरा, जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने कह दिया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उससे पहले मई 2022 में भी लंदन में उन्होंने कहा था कि भारत अच्छी स्थिति में नहीं है और देश में चारों तरफ केरोसिन छिड़का जा चुका है। अब देखिए, साल बदलते हैं, देश बदलते हैं, लेकिन राहुल गांधी का नैरेटिव यानी उनकी कहानी या एजेंडा लगभग वही रहता है। अब इसके 2 पहलू हैं। राहुल गांधी के समर्थक कहते हैं कि वो दुनिया को हकीकत बता रहे हैं। उनका मानना है कि जब देश में मीडिया और संसद में उनकी बात नहीं सुनी जाती तो उन्हें विदेशी मंचों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन दूसरा पहलू भी है जो बहुत से लोग उठाते हैं, वो ये कि घर की लड़ाई घर में ही सुलझनी चाहिए। जब एक बड़ा नेता विदेश जाकर अपने ही देश की बुराई करता है तो उससे देश की साख पर असर पड़ता है। विदेशी निवेशक और दुनिया के दूसरे देश भारत को शक की नजर से देखने लगते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या अमेरिका या ब्रिटेन का कोई विपक्षी नेता भारत आकर अपने देश की बुराई करता है? शायद नहीं। तो फिर राहुल गांधी ही बार बार ये हरकत क्यों करते हैं? भाई, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश का सम्मान अपनी जगह। तो हमारा तो मानना है कि लोकतंत्र में सवाल उठाना सबसे जरूरी बात है। अगर सवाल नहीं उठाए जाएंगे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, और विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लेकिन उन सवालों को उठाने की जगह और समय भी उतने ही मायने रखता है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी का विदेश में जाकर ये सब बोलना सही है, या उन्हें अपनी लड़ाई भारत की संसद और सड़कों पर ही लड़नी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर भेजें। खबरें अनकही में आज बात इजराइल की। गाजा में तबाही के बाद इजराइल की नजर अब वेस्ट बैंक पर अपना अधिकार बढ़ाने पर है। नेतन्याहू कैबिनेट ने वेस्ट बैंक में 19 नई यहूदी बस्तियां यानी जूइश सेटलमेंट्स बसाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। अब आप सोचेंगे कि
बस्तियां ही तो हैं, इसमें इतना हंगामा क्यों? घर ही तो बन रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ ईंट पत्थर के मकान नहीं है, ये वो पॉलिटिकल होम्स हैं जो तय करेंगे कि भविष्य में फिलिस्तीन नाम का कोई देश बनेगा भी या नहीं। तो सबसे पहले खबर को आसान तरीके से समझते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू की सरकार ने चुपचाप एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने वेस्ट बैंक के उन इलाकों में 19 नई बस्तियां बनाने की अनुमति दी है जहां फिलिस्तीनी लोग अपना भविष्य देखते हैं। इन नई बस्तियों में वो 2 जगहें भी शामिल हैं जिन्हें 2005 में एक समझौते के तहत खाली कर दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फैसला अचानक नहीं आया है। पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो इजराइल ने वेस्ट बैंक में कुल 69 बस्तियों को मंजूरी दी है। यानी धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में नक्शा बदला जा रहा है। बहुत से लोग शायद वेस्ट बैंक को नहीं जानते होंगे क्योंकि ये कोई देश नहीं, ना ही किसी देश का हिस्सा है। हाँ, जिन लोगों ने गाजा की खबरें देखी हैं, उसको फॉलो किया है, उनको पता होगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इजराइल के नक्शे में दाहिनी तरफ यानी ईस्ट में एक किडनी की आकार का इलाका है, लेकिन इसे कहते हैं वेस्ट बैंक है क्योंकि ये जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे पर है। पूरी दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून मानते हैं कि ये इलाका फिलिस्तीनियों का है, लेकिन 1967 की लड़ाई के बाद से इस पर इजराइल का मिलिट्री कंट्रोल है। अब इजराइल यहां अपने नागरिकों को, जिन्हें सेटलर्स कहा जाता है, बसा रहा है। ये जो 19 नई बस्तियां बन रही हैं, इनका मकसद क्या है? क्या इजराइल को रहने के लिए जगह कम पड़ रही है? जी नहीं, बात जगह की नहीं, बात नियत की है। कई एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स ये मानते हैं कि इसका असली मकसद है 2 स्टेट सॉल्यूशन को खत्म करना, तो उसकी गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। 2 स्टेट सॉल्यूशन को ऐसे समझिए कि दुनिया चाहती है कि 2 देश हों, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन, जो अगल बगल शांति से रहें। लेकिन अगर फिलिस्तीन की जमीन पर जगह जगह इजरायली बस्तियां बन जाएंगी तो फिर फिलिस्तीन बनेगा कहां? इजराइल के वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिक खुलकर कहते हैं कि वो वेस्ट बैंक पर इजराइल का पूरा कंट्रोल चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर हम वहां बस्तियां बना देंगे तो फिलिस्तीन का देश बनना नामुमकिन हो जाएगा। ये एक सोची समझी रणनीति है। अब आप पूछेंगे कि क्या दुनिया चुपचाप ये सब देख रही है? बिल्कुल नहीं। इस फैसले पर बहुत तीखा विरोध हुआ है। सबसे ज्यादा आवाज उठाई है सऊदी अरब ने। सऊदी का गुस्सा इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका कोशिश कर रहा था कि सऊदी अरब और इजराइल दोस्त बन जाएं। लेकिन सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि जब तक फिलिस्तीन को उसका हक नहीं मिलता, दोस्ती की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने भी इस फैसले पर गहरी चिंता जताई है। यूएन का कहना है कि ये बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करके वहां अपने लोग बसाना गैर कानूनी है। लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? वहां रहने वाले आम फिलिस्तीनियों के लिए इसका क्या मतलब है? जरा सोचिए, आप एक गांव में रहते हैं और अचानक आपके पड़ोस के खेत में एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाए और वहां दूसरे देश के लोग आकर रहने लगे, कैसा लगेगा? वेस्ट बैंक में पहले से मौजूद इजरायली बस्तियों के कारण फिलिस्तीनियों की जिंदगी पहले से ही बहुत मुश्किल से कट रही है। उनके आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां चेक पोस्ट बन जाते हैं। कई बार तो उनका पानी के स्रोतों और अपनी खेती की जमीन तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। ये 19 नई बस्तियां इस तकलीफ को और बढ़ा देंगी। पीस नाउ, जो इजरायली बस्तियों के खिलाफ काम करने वाली एक संस्था है, उसका कहना है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में वेस्ट बैंक में बस्तियों की संख्या लगभग 50% बढ़ गई है। 2022 में वहां 141 बस्तियां थी, जो अब बढ़कर 210 हो गई हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि इनको सेटलमेंट्स कहा जाता है। आज की तारीख में वेस्ट बैंक में 5 लाख से ज्यादा यहूदी बस चुके हैं और विवादित पूर्वी यरूशलेम में 2 लाख से ज्यादा। एक दिलचस्प बात यह है कि इन बसने वालों में करीब 15% लोग अमेरिकी मूल के हैं। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रहे सीजफायर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो 10 अक्टूबर से लागू हुआ था। अमेरिका की कोशिश है कि भविष्य में फिलिस्तीन को एक देश बनने का रास्ता तैयार हो, लेकिन इजराइल के मंत्री साफ कहते हैं कि इन बस्तियों को बनाने का मकसद ही फिलिस्तीनी देश को बनने से रोकना है। नेतन्याहू कैबिनेट के इस फैसले में कुछ पुरानी चौकियों को कानूनी दर्जा देना और ऐसी जमीनों पर बस्तियां बनाना भी शामिल है जहां से फिलिस्तीनियों को हटाया गया था। इतिहास पर नजर डालें तो इजराइल ने 1967 के युद्ध में वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पर कब्जा किया था, वही इलाके जहां फिलिस्तीनी अपना भविष्य का देश बनाना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 19 बस्तियां और पिछले 3 साल की वो 69 बस्तियां, ये सब मिलकर इशारा किस तरफ कर रही हैं? तो इशारा साफ है, एनेक्सेशन, यानी उस जमीन को हमेशा के लिए अपने देश में मिला लेना। अगर ऐसा होता है
तो फिलिस्तीन का मुद्दा जो दशकों से चला आ रहा है वो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ जाएगा। अगर जमीन ही नहीं बचेगी तो लोग किस आजादी की मांग करेंगे? इजराइल का दावा है कि जमीन ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से यहूदियों की है। वो इसे जूडिया एंड समारिया कहते हैं। उनका मानना है कि उन्हें वहां रहने का पूरा अधिकार है, लेकिन दुनिया का कानून इसे मान्यता नहीं देता। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा असर टू स्टेट सॉल्यूशन की थ्योरी पर पड़ेगा। वो सपना जो लोगों ने देखा था कि एक दिन इस इलाके में शांति होगी। नेतन्याहू सरकार के इस फैसले ने उस सपने को धुंधला कर दिया है। 19 नई बस्तियों का मतलब है शांति के रास्ते में 19 नई रुकावटें। गाजा में शांति का पक्का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। ठीक उसी वक्त वेस्ट बैंक में ये बस्तियां बसाना आग में घी डालने जैसा काम कर सकता है। तब आगे क्या ये बस्तियां रुकेंगी? अभी के हालात देखकर तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी इजराइल की सरकार में दक्षिणपंथी विचारधारा का दबदबा है, जो बस्तियां बसाने के आंदोलन का समर्थन करते हैं। इसमें वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच और पुलिस विभाग संभालने वाले मंत्री इतमार बेन ग्वीर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि बस्तियों के विस्तार के साथ साथ हाल के महीनों में वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमलों में तेजी से इजाफा हुआ है। अक्टूबर में जब ऑलिव की फसल कटने का समय था, तो वहां बसने वाले इजरायली नागरिकों ने हर रोज औसतन 8 हमले किए। ये 2006 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। नवंबर में भी यह सिलसिला जारी रहा और 24 नवंबर तक कम से कम 136 और हमले दर्ज किए गए। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों में उनकी कारों को जला दिया गया, मस्जिदों का अपमान किया गया, फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की गई और खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया गया। हम अक्सर नक्शों को लकीरों के तौर पर देखते हैं, लेकिन वेस्ट बैंक में जो लकीरें खींची जा रही हैं वो स्याही से नहीं बल्कि सीमेंट और ईंटों से खींची जा रही हैं। 19 बस्तियां शायद एक आंकड़ा लगे, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट साबित होगी टू स्टेट सॉल्यूशन के रास्ते में। और इसीलिए इजरायली सेटलमेंट्स का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि इन सेटलमेंट्स को लेकर अमेरिका क्या फैसला लेगा, खासकर तब जब ट्रंप गाजा पीस प्लान को सेकेंड फेज में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या बस्तियां बसाकर शांति मिल सकती है या ये नफरत की नई फसल बोने जैसा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर भेजिएगा। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही। चलते चलते आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ जो देश के अलग अलग शहरों से आई हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के पास प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा मुंबई, हैदराबाद, भोपाल और लखनऊ समेत देश के तमाम बड़े शहरों में विरोध के सुर सुनाई दिए।